जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, वो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? जीएस 4 का डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो रिसेंटली जो 2024 में यूपीएससी ने मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 6th A। इसके बाद हमारा रहेगा 6th B। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो जीएस 4 में जो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे वो बच जाएंगे हमारे केस स्टडी। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने कौन कौन से क्वेश्चन थे, केस स्टडी। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप मेनली प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। तो हमारे जैसे ही 6 का पार्ट ए एंड बी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसके बाद क्या करेंगे, 2025 के लिए जो यूपीएससी की प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का आंसर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ कि अब तक हमारा सीरीज कैसा चलता आया था और आगे अब आपको किस सीरीज में वीडियो देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने जो अपने सीरीज स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था PYQ डिस्कशन से, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के डिस्कस करे थे। तो जिसमें हमने हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था और पॉलिटी का कंप्लीट आपका हो चुका है। फिर हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हमने एम जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ एम लक्ष्मीकांत जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमने क्या किया था, कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो एम लक्ष्मीकांत के रिगार्डिंग में। तो जैसे ही अब हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगा तो पॉलिटी हिस्ट्री हमारी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो चुकी है। तो वो वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम अपनी जो सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्योग्राफी जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो NCERT है, पहले हम उसके MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जैसे हमारे ये कंप्लीट होगा तब हम इकोनॉमिक्स लेकर चलेंगे। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी। और ये सारे डेली आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2025 के लिए MCQ प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। इसमें जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न पे मिलेगा जिस पैटर्न पे यूपीएससी एग्जाम पूछता है। तो इस तरीके से अब हमारी आगे की सीरीज क्या होगी, कंटिन्यू होगी। वो जो MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो हमारी किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से होगा। और टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे अब आपको क्या मिलेगा, डेली टारगेट मिलेंगे और वीकेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अब आप प्रिपेयर हो जाइए 2025 के लिए। और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए 1 रुपये भी पे करने की जरूरत अभी नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और मैं क्वेश्चन की मीनिंग समझा देता हूँ, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। देखिए, इस सवाल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमारी कंट्री की जो कल्चर है, यानी कि भारतीय संस्कृति जो है और इसके जो मूल्य प्रणाली, यानी कि इसकी जो वैल्यू सिस्टम है, तो इसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जेंडर से है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो किसी भी जेंडर से है, तो उसमें हर तरीके का आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। यानी कि सबको समान अवसर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये फंडामेंटल राइट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड कराया गया है। तो पिछले कुछ सालों में जो वुमेन है उनकी सार्वजनिक सेवा, सिविल सेवाओं में उनकी जो संख्या है, नंबरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो लेकिन अगर हम लोक सेवकों की बात करते हैं तो कुछ खास चुनौतियों का भी सामना आज के टाइम पे उन्हें करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दो चीज जानना चाहता है। पहला ये जानना चाह रहा है कि जो आज के टाइम पे वुमेन है वो पब्लिक सर्विसेज में किस किस तरीके के सामने फेस कर रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि ऐसे क्या क्या उपाय हैं किए जा सकते हैं, मतलब आपको सजेस्ट करना है कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे वे अपने काम को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से कर सके और ईमानदारी इसमें बनाए रख सके।
तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। मेनली आपको 150 वर्ड में लिखना था, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें दोनों पॉइंट। सबसे पहले हम पॉइंट बात करेंगे वो पॉइंट्स के बारे में जो आज के टाइम पे जो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी कि आज के टाइम पे जो वुमेन है वो क्या कर रही हैं, चैलेंजेस फेस कर रही हैं, कहाँ पे, अपने वर्किंग प्लेसेस पे, जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उस तौर पे। यानी कि महिला लोक सेवकों के द्वारा जो सामना की जाने वाली जो क्या है आज के टाइम पे जो चुनौतियां हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट। पहला होगा वर्क प्लेस हरासमेंट, यानी कि जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे उनको हरासमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि उनको क्या करना पड़ता है, अपना होम भी संभालना पड़ता है और साथ में जहाँ पर वो काम करते हैं उनमें बैलेंस लेकर के चलना होता है। स्टेरियोटाइप्स एंड बायस, स्टेरियोटाइप्स मतलब जो रूढ़िवादी विचारधारा है, और पूर्वग्रह पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर सेफ्टी कंसर्न, यानी कि आज के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी को लेकर के है, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम की, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वुमेन को क्या किया जा रहा है, लिमिटेड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये 5-6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन में हम 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। तो पहला, स्ट्रिक्ट एंटी हरासमेंट पॉलिसी, यानी कि हरासमेंट के रिगार्डिंग में काफ़ी स्ट्रिक्ट एंटी लॉ लेकर के आना। जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि जो जेंडर बेसिस पे जो संवेदनशीलता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे सपोर्ट सिस्टम, फिर मेंटरशिप प्रोग्राम, सिक्योरिटी मेजर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, रीऑर्गेनाइजेशंस एंड इनकरेजमेंट पे हम क्या करेंगे, पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन वन एक एक करके अपने आंसर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो आज भी क्या कर रही है, वुमेन के द्वारा फेस किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के तौर पे भी। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था वर्क प्लेस हरासमेंट। तो आज के टाइम पे जो फीमेल पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जो फीमेल जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जो वुमेन है, वो आज भी आज के टाइम पे क्या है, अपने ऑफिसेज में सेक्सुअल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे फेस कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये किस पे सवाल उठाता है, वुमेन की सेफ्टी पे भी क्या करता है, सवाल उठाता है। तो यही एक रीज़न ये भी है कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ जो एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे वुमेन को सपोर्ट नहीं दिख दिया जाता है कि वो होम टाउन से बाहर जा कर के क्या करे, वो सर्विसेज करे। तो ये सिर्फ आपको वर्किंग प्लेस पे ही नहीं देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई गर्ल्स है वो अपने होम टाउन से बाहर जा कर के स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या है, इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हुए आपको नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक तरीके से पॉइंट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। उसके बाद आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस में तो जो उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विथ फैमिली ड्यूटीज़ के साथ सबसे बड़ा चैलेंजेस निकल के आता है कि वो किस तरीके से बैलेंसिंग करे। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी क्लास 10 की पॉलिटिक्स की भी, तो उसमें आपने जेंडर कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जेंडर कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो उसमें जो पहला जो पॉइंट दिया गया था जेंडर के बेसिस पे, वहाँ वही चीज़ समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर एक वुमेन घर के काम को करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ घर का काम करती है, तो उनके काम को क्या नहीं माना जाता है, रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर वही बाहर जा कर के काम करते हैं, अगर कोई जॉब प्रोफेशंस में काम करते हैं, तब उनके कामों को मान्यता दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आती है कि जो भी उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो उनकी फैमिली ड्यूटीज़ है उनको बैलेंसिंग लेके कैसे चले। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ओल्ड ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो माना जाता है कि जो घर का काम होता है वो किसके लिए होता है, वो उनका वो काम करना वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर बात करते हैं स्टेरियोटाइप्स एंड बायसेस, यानी कि जो पुरानी विचारधाराएं के जो लोग होते हैं, पुरानी विचारधारा। तो आज भी समटाइम्स की बात करें, यानी कि महिलाओं को अक्सर कम सक्षम समझा जाता है, यानी कि कम पढ़ा लिखा या कम वो माना यानी कि असमझ ज़्यादा माना जाता है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लीड करते एक बायसेस ट्रीटमेंट, यानी कि आज भी
वुमेन को क्या माना जाता है, एक वीक माना जाता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि वुमेन परफेक्टली तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। तो आज भी लोगों के मन में क्या है, वुमेन को लेकर के काफ़ी पुरानी विचारधाराएं लोगों के मन में बैठी हुई है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आज के टाइम पे भी अगर हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं या जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस के अंदर में बात करते हैं, तो वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। आप जैसे अगर हम अपनी जुडिशरी सिस्टम में बात करते हैं, तो आज तक हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक भी वुमेन नहीं बनी हुई है। वो अभी तक का रिकॉर्ड है, जजेस हैं बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा कि एक भी वुमेन नहीं है। फिर लोकसभा की सीट की बात करते हो, उसमें सीट रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या है, आपको जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो मेंबर्स ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं वुमेन के, तो वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी कम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज हम 2024 ख़त्म होने वाला है, अब हम 2025 में इंटर करने वाले। तो अभी तक हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ पीएम की बात करते हैं या हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा वुमेन रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम कंपेयर करते हैं किसके, मेल के कंपेयर में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी कंट्री के अंदर में लैक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, किसका, वुमेन का। तो नेतृत्व करने वाले जितने भी जो पद हैं उसमें आज भी जो महिलाओं की भागीदारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कम देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण क्या है, एक लिमिटेड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का होना। फिर बात करते हैं हम सेफ्टी कंसर्न, यानी कि आज भी सुरक्षा से संबंधित कुछ चिंताएं आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम फील्ड वर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे आज भी क्या है, वुमेन को अनसेफ एरिया माना जाता है जहाँ पे वो काम कर सके। आज के टाइम पे भी लोगों के मन में जो है ना, ये विचारधारा है कि वुमेन के लिए स्पेसिफिक काम है, वो कौन कौन सा है, या तो वो टीचिंग लाइन में आ सकती हैं। टीचिंग लाइन के बाद माना जाता है कि वो होम, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम के लिए उनको एफिशिएंसीज माना जाता है। तो कहा जाता है कि वुमेन के लिए सबसे अच्छी जॉब क्या मानी जाती है, टीचिंग की जॉब ही मानी जाती है, जिसमें वो मानते हैं कि सबसे सिक्योर जॉब है। जबकि ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे भी वुमेन क्या है, वो मोस्टली हर काम कर सकती हैं जिनमें वो अपना एफर्ट देती है। मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि जो लोगों की चिंताएं होती हैं सेफ्टी को लेकर के, वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे जैसे माना जाता है कि बहुत से जो वर्क होते हैं वहाँ पे वुमेन की सेफ्टी को लेकर के क्या है, चिंताएं बनी रहती है। जैसे आप डिफेंस की भी बात कर सकते हैं, तो डिफेंस में माना जाता है कि वुमेन के लिए सेफ्टी जोन नहीं होते काम करने के लिए। तो आज के टाइम पे भी क्या है, कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसे अनसेफ एरियाज है जहाँ पे लोगों की ट्रेडिशनली थॉट्स चली आ रही हैं कि वह वुमेन के लिए नहीं बना है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं उनकी क्या रहता है, जो उनकी जो सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी को लेकर के उनकी जो चिंताएं हैं वो बनी रहती हैं। लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, तो बहुत सी जगह पे क्या है, वुमेन को कम सपोर्ट देखने को मिलता है। इनसफिशियंट मैटरनिटी लीव देखने को मिल जाएगा, या अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ या जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, इन सब में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। तो बहुत सी कंपनी होती हैं या बहुत सी जो ऐसी जगह होती हैं, इन्हीं सब बेसिस पे क्या करते हैं, वो वुमेन को जॉब पे रखने से बचती हैं। क्यों? क्योंकि मानना ये होता है कि वुमेन को अलग अलग कंडीशंस पर क्या देनी पड़ती है, उन्हें लीव देनी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आज के टाइम पे वुमेन फेस करती हैं। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं और ईमानदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रिक्ट एंटी हरासमेंट पॉलिसीज, यानी कि ऐसे लॉ लेकर के आना जिसमें जो वर्किंग प्लेस पे जो वुमेन को हरासमेंट जैसी जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। यानी कि इंश्योर करना ऐसे लॉ को ला करके, ताकि जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे हम वुमेन को एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके, किसके साथ, जीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट के साथ। दूसरा आता है जेंडर यानी कि सेंसिटाइजेशन। तो इसमें कंडक्ट कराना मतलब कंडक्ट कराना ऐसे रेगुलेशंस ताकि वर्कशॉप पे प्रमोट किए सके। वर्कशॉप मतलब जहाँ वो काम करती हैं
वर्कशॉप पे वो प्रमोट कर सके अवेयरनेस और रिड्यूस कर सके जो भी बाइसेस होती हैं, जो भी अमाउंट, जो भी उनके जो भी उनके पास क्या होती हैं कॉलेजेस होते हैं। कॉलेजेस मतलब जो भी उनके पूर्वग्रह को कम करने के लिए नियमित कार्यशाला पे क्या किया जा सके, आयोजित कराई जा सके। उसके बाद आता है ऐसे सिस्टम को सब प्रमोट करना जो उनको क्या कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, यानी कि प्रोवाइड कराई जाए उनको जो मैटरनिटी लीव्स दी जाती है, चाइल्ड केयर जो सेंटर्स होते हैं और फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस इन्हें प्रोवाइड कराई जाए। फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो क्या प्रोवाइड होता है कि आप इन्हें क्या करो कि वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा दो। ये सबसे बढ़िया रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपका काम भी नहीं रुका रहता है और इन्हें वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर मेंटरशिप प्रोग्राम, तो आज के टाइम पे ज़रूरी है कि क्या करें कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएं, जिसमें हम प्रमोट कर सकते हैं फीमेल लीडर्स को। अब जैसे देखिए इसमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले करता है ना, अब इसको जो लोकल गवर्नमेंट है आप वहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन मिला है वो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें वोमेन की जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली अगर आप बात करो बिहार में, तो बिहार में बिहार के अंदर में आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करना है कि हमें प्रमोट करना है कि हम फीमेल लीडर्स को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। और मेंटर्स मेंटर्स का मतलब होता है सही डायरेक्शन दिखाना, मेंटोर कर सके, गाइड और किसके लिए सपोर्ट कर सके, जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उसको। सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करना कि जो भी सेफ ट्रांसपोर्ट है और सिक्योर करना जो भी उनके एकोमोडेशंस है फॉर एकोमोडेशंस फॉर जो भी फीमेल ऑफिसर्स होते हैं इन फील्ड पोस्टिंग, यानी कि जिनका जो काम होता है वो कहाँ होता है, फील्ड एरिया पे होता है। फिर हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सबको एक समान अवसर प्रोवाइड कराना। तो इसमें मतलब इसमें हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंट करना जो भी फेयर प्रमोशंस होते हैं एंड रिवॉर्ड देना बेस्ड ऑन उनकी जो भी मेरिट होती हैं विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि बिना जेंडर में भेदभाव किए क्या करना, उनको प्रमोशंस देना और उनको अवार्ड से सम्मानित करना। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या है, ऑफर करना कि जो भी लीडरशिप है या जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो, जिसकी वजह से क्या है जो ट्रोलेंस ऑफ यानी कि फीमेल ऑफिसर को जो ट्रोल्ड किया जा सकता है उसको हम क्या कर सके, रोक सके। फिर रीऑर्गेनाइजेशन और इनकरेजमेंट, यानी कि उनके जो भी काम है और उनकी जो इंकरेजमेंट है, यानी कि उनकी प्रशंसा करना और उनको प्रोत्साहन करना। तो सेलिब्रेट द अचीवमेंट फॉर ह्यूमन इन पब्लिक सर्विसेज टू इंस्पायर अदर्स, यानी कि लोक सेवा में जो भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं उनको मान्यता देकर, और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मान्यता देकर अदर पीपल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर्स का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे स्टेप्स को हम इम्प्लीमेंट करके या हम इम्प्लीमेंट करके या आप कह सकते हो प्रैक्टिसेस करके हम फीमेल जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके चैलेंजेस को हम कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ यानी कि जो इफेक्टिवली जो गवर्नेंस होते हैं उस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस था इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं और ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होगा कि हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो डिस्कशन चलता रहेगा। अगर कोई सीनियर टीचर देख रहे हैं या कोई सीनियर ऐसा स्टूडेंट जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है यूपीएससी के एग्ज़ाम के या किस तरीके के आंसर लिखने होते हैं, क्या पैटर्न होता है, यूपीएससी क्या जानना चाहती है कैंडिडेट से, तो वो सारे सजेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती रहेगी, हेल्प होती रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।